अभी सुन पा रहे हैं? यस सर। जी, गुड इवनिंग। कोलिजन पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट टाइम, है ना? तो कोलिजन में हमने ये डिस्कस कर लिया था इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन क्या होते हैं। यस सर। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ, लिख लो, ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है ना? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। ये होता क्या है और कैसे कैलकुलेट होता है, इसको एक बार समझ लेते हैं ना। तो सबसे पहले तो वर्ड रेस्टिट्यूशन जो है इसको समझते हैं। इसको हम कह सकते हैं, इसको एक तरह से हम कह सकते हैं एबिलिटी टू बाउंस बैक। एबिलिटी टू बाउंस बैक, रेस्टिट्यूशन इज द एबिलिटी टू बाउंस बैक। तो सबसे ज्यादा एबिलिटी टू बाउंस बैक कौन से कोलिजन में होती होगी? इलास्टिक। हाँ, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में, है ना? और किस में होती ही नहीं होगी? परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक में। बात ठीक है, दोनों एक्सट्रीम जो है वो हमें इस पैरामीटर से समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना? कि ई अगर ज़्यादा होगा, तो जितना मैक्सिमम हो सकता है, अभी वो भी समझ लेंगे कितना हो सकता है, तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए होगा। और मिनिमम होगा, जितना कम से कम हो सकता है, तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए होगा। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट दिस? तो ये जो ई है, इट इज द रेशियो ऑफ जे आर टू जे डी। अब जे आर और जे डी याद है सबको पिछली बार से? यस सर। जे आर क्या होता था? इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन। और जे डी क्या होता था? बिगनिंग ऑफ कॉलिजन नहीं, बिगनिंग कोलिजन नहीं में होता। जब सर डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन। हाँ, इम्पल्स ही होगा ना, जे से इम्पल्स हो यस गया और सर। डी से डिफॉर्मेशन हो गया, तो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है ना? अच्छा, अब हालांकि इसका अपना एक डेरिवेशन है, कभी और कभी जब थोड़े बड़े हो जाओगे आप लोग तो उसको डिराइव कर लेंगे हम लोग। बट अभी के लिए हम एक काम कर लेते हैं, इस रेशियो को, है ना, फाइनली जिस फॉर्म में आता है वो लिख लेते हैं। ये बन जाता है इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। लिख लो, सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होती है, ये एक बार देख लेते हैं। यहां तक लिख लिया सबने? यस। अच्छा, अब यहाँ पे ये फिगर से समझना। देखो, टकराने से पहले जो हमारा पार्टिकल 1 है वो चल रहा था u1 से, और जो हमारा पार्टिकल 2 है वो चल रहा था u2 से। तो यहाँ पे अप्रोच की बात करते हैं पहले। ठीक है ना? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि इनमें से पास आने की कोशिश किसकी वजह से हो रही है, 1 की वजह से या 2 की वजह से? अप्रोच मतलब पास आना, तो पास आने की कोशिश एक्चुअली कौन कर रहा है? 1। 1। 2 एक्चुअली दूर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं कहूं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है u1 माइनस u2, तो गलत तो नहीं होगा? u1 का काम है डिस्टेंस को कम करना, u2 का काम है डिस्टेंस को बढ़ाना। तो अप्रोच बढ़ाने का काम ये कर रहा है और कम करने का काम ये कर रहा है। तो u1 माइनस u2 वेलोसिटी अप्रोच सही लिखा है मैंने? यस सर। ठीक है, अब आ जाते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पे। तो आफ्टर द कोलिजन ये चल रहा है v1 से 1, और ये चल रहा है v2 से 2, है ना? वेक्टर साइन नहीं लगाते, एरो लगा देते हैं। इधर की तरफ जा रहा है 2। कौन तेज चलेगा कोलिजन के बाद, 1 या 2? 2।
टू, है ना, सेपरेट हो रहे हैं। तो यहां मुझे बताना, मैं लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो सेपरेशन बढ़ाने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? V2. V2। और कम करने का काम कौन कर रहा है? V1। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को अगर मैं V2 माइनस V1 लिखूं तो चल जाएगा? Yes, sir. ठीक है। तो आज से जो E है हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, उसकी वैल्यू हो गई V2 माइनस V1, सॉरी V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। लिख लो इसको, है ना, एक फॉर्मूला बन गया है, फॉर्मूला की तरह से लिख लेते हैं इसको, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। लिख लिया? Yes, sir. यहां पे ऐड करेंगे एक स्टेटमेंट, लिखो इन द अबव फॉर्मूला, और ऐसे लिख लेते हैं, while applying the above formula, proper regard must be given to the sign, SIGN वाला साइन लिखना, proper regard must be given to the sign of the velocities। लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्या मतलब हुआ इसका। while applying the above formula, proper regard must be given to the sign of the velocities। लिख लिया? एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखते हैं, देखो ये हुआ बिफोर कोलिजन, ले लेते हैं बिफोर कोलिजन की कंडीशन लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि U1 और U2 मैं पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव लूंगा? इस एरो को देख के बताओ। Positive. पॉजिटिव। तो मेरे पास जो U1 माइनस U2 आएगा वो 10 माइनस 2 होगा, यानी 8 होगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? देखो U1 भी पॉजिटिव लिया मैंने, U2 भी पॉजिटिव लिया, ये माइनस साइन तो फॉर्मूला है, तो जो आया वो 8 आ गया मेरे पास। गलत तो नहीं है? अगर यही कंडीशन ऐसे होती, 10 इधर है और 2 इधर है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, तो अब मुझे बताओ U1 माइनस U2 कितना होता? 12. 12. माइनस ऑफ माइनस 2 होता तो 12 हो जाता। ये बात समझ में आ रही है सबको? ये Yes, एग्जांपल sir. क्लियर है ना एकदम बिल्कुल? अच्छा, मैं V1 V2 का एग्जांपल इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि V1 V2 जनरली जब हम सॉल्व करेंगे तो वो वेरिएबल्स होंगे, यानी अननोन होंगे, तो हम उनको बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव मान लेंगे और जो आना होगा वो अपने आप आ जाएगा, है ना। तो प्लस माइनस विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, तो वहाँ पे हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन जहाँ हम नंबर्स में लिख रहे हैं, है ना, तो वहाँ प्लस माइनस का ध्यान हमें रखना पड़ेगा, तो वो हमने डिस्कस कर लिया। तो ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली बात सबको क्लियर हो गई है? इसको भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोग यूज़ करेंगे, है ना, तो वहाँ पे देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो लिख लो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कोलिजन्स, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कोलिजन्स। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कोलिजन्स। सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं, लिखो regardless of whether the collision is elastic or inelastic, regardless of whether वो मौसम वाला नहीं लिखना है ना, if वाला लिखना है ना, regardless of whether the collision is elastic or inelastic,
the linear momentum of the system remains conserved. The linear momentum of the system remains conserved at all times during the collision. At all times, instants भी लिख सकते हो आप. At all times during the collision. लिख लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ है ना. At all times during the At all times during the collision. लिख लिया, स्टेटमेंट लिख लिया. सबने लिख लिया. Yes, sir. अब समझो, देखो, कोलिजन के दौरान पार्टिकल 1 ने 2 को और 2 ने 1 को जो इंपल्स लगाया, चाहे वो डिफॉर्मेशन का इंपल्स हो, चाहे रिफॉर्मेशन का इंपल्स हो, चाहे वो घटता हुआ इंपल्स हो, चाहे वो बढ़ता हुआ इंपल्स हो, वो इंपल्स, जो भी इंपल्स दोनों के बीच में लगा है, वो हर वक्त इक्वल एंड ऑपोजिट लगा है. बोलो यस और नो. Yes, sir. यस. एट एवरी इंस्टेंट दोनों के बीच में जो इंपल्स लगा है वो एक एक्शन रिएक्शन की तरह लगा है. दैट्स व्हाई दोनों के पे जो मिला के नेट इंपल्स है सिस्टम पे, वो हमेशा एट ऑल टाइम 0 है. बोलो. Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि टकराने के बाद हो सकता है इसका मोमेंटम कम हो जाए, इसका मोमेंटम बढ़ जाए, इसका मोमेंटम किसी वक्त बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो इसका तो, और इसका बढ़ रहा हो. सिस्टम का नेट मोमेंटम जो है वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा. ये बात सही है कि नहीं है? Yes, sir. ठीक है ना. तो कई बार क्या होता है ना, लोग ये समझ लेते हैं कि बिकॉज द कोलिजन इज इलास्टिक, है ना, या इनइलास्टिक, जो भी हम कहें, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. ये तो सच है ही है हमेशा. इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम के अलावा भी सिस्टम का मोमेंटम एट एनी इंस्टेंट जितना शुरू में था उसी के बराबर रहेगा. करुणा दर्शाने वाले, अमृत बरसाने वाली, नैया बावर से उबारती हो मैया, हम सब उतारू तेरी आरती. अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खापर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती हो मैया, हम सब उतारू तेरी आरती. नहीं मांगते धन या दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना. आगे बढ़े तो ये देख लेना कि अगर मैं आपको कहता हूं सिग्मा ऑफ पी वेक्टर, इनिशियल लिख देते हैं ना, तो ये सिग्मा ऑफ पी वेक्टर फाइनल के इक्वल होगा. यानी आप सिस्टम का मोमेंटम इनिशियल जोड़ लो सारा, फाइनल जोड़ लो सारा, ये तो बराबर होगा ही होगा 100%. इस बात का ध्यान रखना. लेकिन मैं किसी भी इंस्टेंट पे कहूँ, ड्यूरिंग द कोलिजन एट एनी गिवन इंस्टेंट, कोलिजन हुए मान लो, हो सकता है अभी 1 माइक्रोसेकंड हुआ, 2 माइक्रोसेकंड हुए, 3 हुए, जितने भी इंस्टेंट पे कहेंगे, हमेशा जो मोमेंटम ऑफ सिस्टम होगा वो इनिशियल के बराबर ही पाया जाएगा. तो नॉट ओनली द मोमेंटम इज कंजर्व्ड एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेजेस, इट इज कंजर्व्ड एट ऑल स्टेजेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख लेना. द मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड एट ऑल टाइम्स. अच्छे से बैठ गई दिमाग में बात? मान लेते हैं, ठीक है ना. तो अच्छा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, ठीक है ना. कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, ठीक है जी. तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हर तरह के कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है एट ऑल टाइम्स, ठीक है जी. अब आ जाओ सेकंड पॉइंट पे. सेकंड पॉइंट लिखेंगे और इसको समझना ध्यान से. देखो,
जब हमने एग्जांपल लिया था कि कोलिजन अगर इनइलास्टिक है, इन इलास्टिक कोलिजन, तो इनइलास्टिक कोलिजन में जब बॉडीज डिफॉर्म होती हैं उसके बाद पूरी तरह से रिफॉर्म नहीं हो पाती हैं। ये बात क्लियर है सबको? सोच लो, इन इलास्टिक कोलिजन में बॉडीज 100% रिफॉर्म नहीं हो पाती हैं। Yes, sir. एकदम ठीक। अच्छा, अब ये बात सोचो, जैसे हमने स्प्रिंग का एग्जांपल लिया था कि जब बॉडीज डिफॉर्म होती हैं तो इट इज समवॉट सिमिलर टू अ स्प्रिंग गेटिंग कंप्रेस्ड। यानी बॉडीज जो डिफॉर्म हुई, यानी जो हमारी स्प्रिंग कंप्रेस हुई, वो पूरी तरीके से वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आई। तो इसका मतलब ये हुआ इवन आफ्टर द बॉडीज हैव सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, है ना। इनइलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली तो नहीं है, तो चिपकी नहीं, लेकिन अलग हो गए, है ना। अलग होने के बाद कुछ डिफॉर्मेशन इसकी शेप में रह गया और कुछ डिफॉर्मेशन इसकी शेप में रह गया। तो ये जो डिफॉर्मेशन हुआ है, इसका मतलब कुछ इलास्टिक एनर्जी बची हुई रह गई अभी। हाँ ना बोलो। Yes, sir. रह गई। अच्छा, एनर्जी तो टोटल जितनी होती है उतनी होती है, कहीं से आ नहीं रही है, कहीं जा नहीं रही है, तो मानते हो? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम की, सिग्मा के एफ लिख देता हूं मैं, ये नॉट इक्वल टू सिग्मा के आई होगी। कौन से कोलिजन में होगा ऐसा? Inelastic collision. इनइलास्टिक कोलिजन में। अच्छा, इसमें से कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, इनिशियल या फाइनल? इनइलास्टिक कोलिजन में इन दोनों में से कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी या फाइनल काइनेटिक एनर्जी? Initial. इनिशियल ज्यादा होगी। इनिशियल का कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया कोलिजन के दौरान? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट किस में कन्वर्टेड रह गया कोलिजन के दौरान? बोलो। चलो, तो इसको लिख लो कि किस में रह गया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्टेड रह गया, है ना। मतलब पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हो पाया, ठीक है। तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल बराबर होती हैं? तो आंसर है नो। कौन सी एनर्जी कम होती है? फाइनल। व्हाई? बिकॉज सम पार्ट ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स एज द पोटेंशियल, कौन सी एनर्जी बोलेंगे उसको? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन कह सकते हैं ऐसा। चलो, सर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, उसको हम बोलेंगे ना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे स्प्रिंग को अगर हम कंप्रेस्ड रख दें तो जो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड है उसको हम कौन सी एनर्जी कहते थे बेटा? ओके यस सर। है ना, समझ गए ना कि किसी चीज Yes, को जब हम डिफॉर्म करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक टेनिस बॉल है, उसको हमने राउंड से ओवल शेप में कर दिया, ऐसे दबा के दोनों तरफ से कंप्रेस करके, तो छोड़ते ही ये वापस अपनी शेप में आती है कि नहीं आती है? बोलो। यस सर। आती है। अब इसको आटे का गोला सोच लो, आटे का गोला दबाते हैं तो क्या अपनी शेप में वापस आता है? नो सर। नहीं आता है। इसका मतलब जो हमने वर्क किया उसके ऊपर, वो किस में स्टोर्ड रह गया? इलास्टिक पोटेंशियल। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड रह गया, उसने उसको रिलीज नहीं किया। रिलीज करे तो स्प्रिंग की तरह इट बाउंसेस बैक, लेकिन बाउंस बैक करने की तो एबिलिटी नहीं है उसमें, आटे के गोले में, है ना। यस सर। तो बस उसमें वो एनर्जी रह गई, इसका मतलब। तो इसी तरीके से क्या होता है, जब दो बॉडीज इनइलास्टिकली कोलाइड करती हैं तो सम पार्ट ऑफ द सिस्टम्स एनर्जी, सिस्टम की एनर्जी पहले किस फॉर्म में थी? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। दैट सम पार्ट ऑफ एनर्जी रिमेन्स स्टोर्ड एज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ देयर डिफॉर्मेशन, ठीक है ना। और क्योंकि वो शेप रीगेन नहीं कर रहा है तो वो एनर्जी भी वापस नहीं मिल रही है, ठीक है जी।
तो इन इलास्टिक कोलिजन की पहचान क्या है? फाइनल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिग्मा का ध्यान रखना, वो हमेशा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम से क्या पाई जाएगी? कम पाई जाएगी। क्लियर है? अच्छा, इसके ऑपोजिट सोचते हैं, एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या हो रहा होगा, ये बता दो। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? बोलो। सिग्मा के एफ इक्वल टू सिग्मा के आई होगा। सोच लो अच्छे से। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो जितनी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद थी, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कोलिजन के पहले भी रही होगी। बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये भी देखना, अगर मैं आपसे कहूं कि एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड एट ऑल टाइम्स, ट्रू या फॉल्स? एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड एट ऑल टाइम्स, ट्रू या फॉल्स? True. सर ट्रू। फॉल्स। देखो, इनिशियल फाइनल के बराबर है, ये ट्रू है। सोच यस लो, सर। ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग द कोलिजन कुछ पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है? बोलो। सर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वापस मिल जाता है। तो क्या हर वक्त काइनेटिक एनर्जी उतनी है जितनी पहले थी? सर ये एक बार फिर से समझा देखो दीजिए। समझो ना, देखो मेरी बात समझो। कोलिजन से पहले की स्थिति, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की स्थिति और अलग हो जाने के बाद की स्थिति कंपेयर करते हैं। इस वक्त मैं लिख देता हूं एनर्जी है K1, इस वक्त है K2, इस वक्त है K3। K1 और K2 और K3 क्या बराबर हैं? यस और नो? नो सर। ये दो तो बराबर हैं, इतना तो मान लें हम। यस सर। लेकिन ये बराबर नहीं। इनफैक्ट इस वक्त एनर्जी लोएस्ट होगी काइनेटिक। क्यों होगी लोएस्ट, बताओ? कि पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज में स्टोर। मैक्सिमम, देखो इस वक्त डिफॉर्मेशन मैक्सिमम है, तो जो Yes, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी? यस सर। ठीक है ना? तो अगर कोई कहे हमसे कि क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है ड्यूरिंग अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो आंसर क्या है? नो। No. लेकिन कोई ये बोले इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये तो आंसर ट्रू क्या है? है। ट्रू है। ये ट्रू है, ठीक है ना? यस सर। तो एट ऑल टाइम्स नहीं कंजर्व्ड है, लेकिन इनिशियल इक्वल टू फाइनल है। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? यस सर। ये सिर्फ किस कोलिजन के लिए बोला है हमने? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए बोला है। एकदम क्लियर बात? ठीक है। तो ये तो हो गई ज्ञान भरी बातें। अब बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है ना, तो लिख लो न्यूमेरिकल सॉल्विंग कैसे करनी है। न्यूमेरिकल सॉल्विंग, तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग में हमारे सामने सिचुएशन क्या होगी वो देखते हैं कि एक M1 है जो U1 से जाके M2 जो कि U2 से चल रहा है को टक्कर मार देता है। टकराने के बाद इनकी स्पीड V1 V2 हो जाती है जो हमें नहीं पता है। ठीक है जी। तो जो पहली इक्वेशन हम बनाएंगे वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। तो अगर मैं ये लिखता हूं, कोई गलती इस इक्वेशन में? नो सर। सही है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम इस इक्वेशन को लिखेंगे जो प्लस माइनस का साइन है उनका प्रॉपर रिगार्ड रखना है। यानी कि इस वक्त देखें तो दोनों पॉजिटिव है, ठीक है ना? लेकिन अगर ये सामने से आ रहा होता है उधर से तो U2 को प्लस लेते कि माइनस?
माइनस लेते हैं, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेंगे। जो सेकंड इक्वेशन आप लिखोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड इक्वेशन है आपकी, वो है इक्वेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली, तो वो है v2 माइनस v1 इक्वल टू e टाइम्स u1 माइनस u2। ठीक है ना। अब ये e का ध्यान रखना है, e आपको 1 लेना है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए, और e को 0 लेना है किसके लिए, गेस करो कौन से कोलिजन के लिए? परफेक्टली इनइलास्टिक ई कोलिजन लिख देता हूं, है ना। PIEI मतलब इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। याद रख लोगे इस बात को। अच्छा, जो कोलिजन ना परफेक्टली इलास्टिक हो ना परफेक्टली इनइलास्टिक हो, उनका ई जो होगा वो कहां से कहां के बीच में लाई करेगा? इनको हम कह देंगे इनइलास्टिक कोलिजन, क्योंकि मैंने वर्ड परफेक्टली नहीं यूज किया यहाँ पे। तो जो इनइलास्टिक कोलिजन होंगे, जनरल इनइलास्टिक कोलिजन्स, उनका ई 0 से ज्यादा 1 से कम होगा। समझ सकते हैं? यस सर। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, सिर्फ इलास्टिक कोलिजन डिस्कस करते हैं। और इलास्टिक कोलिजन में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे वो देख लेते हैं। 1 से 10 तक कोई भी नंबर बोल दो केजी में। 8 8। 1 से 10 तक कोई भी नंबर बोल दो केजी में। 4। 1 से 10 तक स्पीड बोल दो कोई भी, ज्यादा बड़ा 5 से बड़ा नंबर बोलना, 5 to 10 कोई भी बोल दो। 10। अच्छा, और 10 से छोटा कोई भी नंबर बोल दो। 6। ठीक है जी। तो अब ये कंडीशन हो गई, एक 8 kg ब्लॉक ने, 8 kg मास ने 4 kg मास को टक्कर मारी, इस तरीके से, है ना। करना कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप मोमेंटम देख लो, इसका 80 है, इसका 24 है, बोलो हाँ। Yes, sir. दोनों मोमेंटम सेम डायरेक्शन में, बोलो हाँ। यस सर। v1 v2 पता ही नहीं है, बोलो हाँ। यस सर। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ 8v1 प्लस 4v2 मिलके 80 प्लस 24 कितना होता है? 104। Yes, sir. सही है? यस सर। ठीक है, 4 से डिवाइड होती है इक्वेशन ये। बोलो, कुछ बोलो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, वो ये वाला देख लेते हैं। v2 माइनस u1 इक्वल टू u1 माइनस u2। v2 माइनस u1 तो अपने को पता ही नहीं है, तो मैंने लिख दिया v2 माइनस v1। दिख रहा है v2 माइनस v1 ही लिखा हुआ है ये। यस सर। इक्वल टू, ई तो 1 है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। u1 माइनस u2 कितना है? यहाँ से बताओ u1 माइनस u2 कितना है? 4 है, u1 माइनस u2, तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। सही है? कुछ बोलो हाँ ना। यस अच्छा, लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लेते हो? यस चलो, वैसे तो देखो आप पीछे पड़ जाओ किसकी एक, कैसे v2 के पीछे पड़ गए, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये बन गया 3v1, ये बन गया 22। तो v1 की वैल्यू कितनी हो गई? 22/3। एक बार v1 आ जाएगा तो v2 अपने आप आ जाएगा। v2 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 22/3, तो ये हो गया 12, 12 प्लस 22 हो गया 34/3। ये v2 की वैल्यू आ जाएगी। चेक कर लो एक बार, देखो। Yes, sir. Yeah. यस सर। है ना? एक बार पूरा प्रोसेस देख लो, हमने क्या किया। हमने फाइनल मोमेंटम जो था वो तो v1 v2 की टर्म्स में लिख दिया। इनिशियल मोमेंटम को हमने एज अ नंबर लिख लिया, 104 जो अपना आया था। और बार बार हमें एक रटी रटा इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, v2 माइनस u1 इक्वल टू u1 माइनस u2 इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए। तो उस केस में हम
v2 माइनस v1 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जितनी भी है वो यहाँ लिख देंगे। तो हमारी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अभी कितनी बन रही थी 10 माइनस 6, भाई 10 से पास आ रहा है 6 से दूर जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 4 हो गई, वो हमने यहाँ लिख दिया। अच्छे से देख लो एक बार, अगला क्वेश्चन खुद से करना पड़ेगा। सर एक बार इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से बता दो। स्टार्टिंग से बताता हूँ। देखो टक्कर हुई, यस सर। इसके बाद की वेलोसिटीज ये मान ली हमने, हमें पता नहीं कौन कितना होना है, हमने तो मान लिया कुछ, ठीक है। फिर हमने देखा इनिशियल मोमेंटम कितना है बेटा, इनिशियल मोमेंटम देखो सिस्टम का। 104 हाँ क्यों प्लस हुआ, प्लस क्यों हुआ? क्योंकि दोनों एक ही मतलब एक मिनट, एक ही डायरेक्शन में है, हाँ एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है ना, वो हमने कर लिया। उसके बाद हमने फाइनल मोमेंटम कैसे लिखा, देखो हमने v1 v2 दोनों अभी भी सेम डायरेक्शन में माने, क्योंकि हमें पता तो कुछ है नहीं, जो आना होगा अपने आप आएगा। तो हमने 8v1 प्लस 4v2 लिखा, सही लिखा ना, 8v1 यस सर। m1v1 m2v2 सही लिखा, इक्वल टू 104। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमेशा कहाँ से आएगी, फर्स्ट इक्वेशन है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, याद रखोगे फुल फॉर्म, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यस सर। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आएगी, रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन, रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन से। रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन क्या होती है, v2 माइनस v1 इक्वल टू e टाइम्स u1 माइनस u2। वो हमने कैसे लिखी है ये देख लो, v2 माइनस v1, चाहो तो सीधा लिख लेते आप, v2 यस माइनस सर। यस v1 सर। इक्वल टू u1 माइनस u2, 10 माइनस 6, सही है। यस सर। अगला क्वेश्चन अपने से करोगे? यस सर। चलो ठीक है, तो इस बार मैं कुछ भी नंबर लिख देता हूँ। ये 3 kg है, 1 kg है, ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और ये चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, है ना, और इनमें हो गई टक्कर। ध्यान देना, डायरेक्शन पे ध्यान देना, है ना। तो टकराने के बाद तो आप v1 v2 हमेशा सेम डायरेक्शन में लो, ऐसे, वो जो आना होगा अपने आप आएगा। मुझे फर्स्ट इक्वेशन लिखवा दो, क्या लिखूं, कोई भी यहाँ लिखवा दो इधर। 3v1 plus v2 ठीक है, इक्वल टू equals to 15 minus 3. कितना होगा बेटा, 12। ये चेक कर लो सब लोग, है ना। यस सर। अच्छा v2 माइनस v1 फिर से रटा रटाया लिखना है तो, है ना। इसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखते हैं। कितनी है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इस बार बताओ, कितनी वेलोसिटी से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं? 8 मीटर 8, बिल्कुल 8। ये देख लो, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना कैसे लिखा है ना। फिर से v2 के पीछे पड़ जाए तो इधर क्या आ जाएगा, 4v1, इधर क्या आ जाएगा 4, तो v1 बराबर 1 आ गया मीटर पर सेकंड। और जैसे ही v1 1 आया तो v2 9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चेक कर लो एक बार, देखो yes sir. सही है। यानी टकराने के बाद इसकी स्पीड जो है 5 से घट के 1 हो जाएगी, और इसकी स्पीड 1 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। Yes, sir. सही है, कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 2 kg ले लेते हैं मान लो, है ना, और ये 5 kg ले लेते हैं। ये चल रहा है इधर 10 मीटर पर सेकंड से, और ये चल रहा है इधर 2 ले लेते हैं, चलो 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। हुई टक्कर, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। बताओ क्या आंसर, v1 v2। जब भी मानने अपनी तरफ से पॉजिटिव मानने, अपनी तरफ से इनमें दिमाग नहीं लगाना v1 v2 में। इक्वेशन लिखो और सॉल्व करो। इक्वेशन लिखवा दो पहले, तो क्या बनाओगे? सर 2v1 plus 5v2
2v1 plus 5v2, वेरी गुड, is equal to 10. इक्वल टू +10, ठीक है ना, Yes, sir. एकदम क्लियर, Yes, sir. ठीक है। और v2 माइनस v1 रटी रटा इक्वेशन इक्वल टू वेलोसिटी अप्रोच बोलो कितनी है इनकी, 12. 12, वेरी गुड, ठीक है। सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी यहाँ पे, सर पहले मल्टीप्लाई करके फिर कितने से बेटा, कितने से, 2 को इसको 2 नीचे। से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करके Yes, जोड़ोगे तो sir. v1 खत्म हो जाएगा ना, Yes, sir. यस सर, हाँ बिल्कुल सही है। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो ये 2 + 5 7 हो जाएगा, 7v2 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो 24 + 10 कितना होता है, 24 + 10 34 हो जाएगा। तो v2 इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 34/7 हो गया है ना, और v2 आ जाएगा तो इसको उधर ले जाके माइनस कर लेंगे, है ना। अच्छा v1 पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, एक बार ये बताओ, v1 पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, और कितना आएगा ये भी बता दो। Sir, -50/7. -50/7, वेरी गुड, -50/7। ये माइनस साइन क्या इम्प्लाई कर रहा है बेटा, माइनस साइन क्या इम्प्लाई कर रहा है, खींचा इस बार Left. लेफ्ट में जा ये जो रहा है। 2 kg वाला पार्टिकल है इसकी स्पीड है ना v1, तो वो टकरा के वापस लौट गया लेफ्ट की तरफ, ये टक्कर हुई, Yes. ये इधर चला गया, देखो इसकी वेलोसिटी तो पॉजिटिव आई है, तो ये इधर लौट गया, ये इधर लौट गया। टकराने में ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि टकराने के बाद दोनों ही अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लें, Yes, sir. ठीक है, कोई दिक्कत। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसी का एक और मेथड मैं डिस्कस कर दूंगा आपसे, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। सर ये 4 है, हाँ बेटा ये 4 है, ये 4 है, 4 और साफ लिखूं 4, ठीक है ना, और ये 6 है, 4 and 6, 2 and 3, टकराने के बाद v1 v2 जो हम बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव लेते हैं, और क्या इक्वेशन लिखनी है वो जरा देख लो, सॉल्व करते हैं फिर। अच्छा आप लोगों को स्कूल में कोलिजन पढ़ा दिया गया है, क्यों भाई, नो सर। स्कूल में यस सर, पढ़ा हो गया होगा। हो गया होगा, होगा मतलब क्या, क्लास अटेंड नहीं करते क्या स्कूल की, सर आधी करते हैं आधी नहीं करते। वो तो पता तो रहता है क्या चल रहा है दुनिया में, बाकी सर लोगों की वो- क्या स्थिति है, स्कूल में पढ़ा है कोलिजन नहीं पढ़ा है, इसका रीजन है मैं क्यों पूछ रहा हूँ, तो मुझे पता तो लगे पढ़ा है भी नहीं पढ़ा है। Yes, sir. हो गया हमारा हो गया, school. तो मुझे बताओ बेटा, जब कोलिजन पढ़ाया स्कूल में तो उसमें ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से सॉल्व करवाया, काइनेटिक एनर्जी से सॉल्व करवाते हैं, Sir, kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी से ना, हाँ ज़्यादातर स्कूल वाले यही करते हैं। तो उसमें फिर करना आपको भी यही होगा कि जो सेकंड इक्वेशन लिखे हैं वो रेस्टिट्यूशन की बजाय किसकी लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की, और उसके बाद क्या करेंगे, रफ में जाके हमारे मेथड से सॉल्व कर देंगे और लिख देंगे अपॉन सॉल्विंग। ये बदमाशी कर लोगे, सर तो अपॉन सॉल्विंग कहाँ से आएगा? हम अच्छा, रफ में जाके ये equation लगाएंगे ना आप, ये वाली इक्वेशन, ओके सर। समझ गए ना।
यस सर। मतलब इक्वेशन लिखनी है जो स्कूल वाले चाहते हैं, सॉल्यूशन करना है जो हमारे को आता है। सर वो तो हम- स्टेप वाइज मांगते हैं। तो स्टेप वाइज फिर कुछ और बेवकूफ बनाना पड़ेगा उनको। देखो प्रॉब्लम पता है क्या है? उसमें बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस सर। क्वाड्रेटिक फिर क्वाड्रेटिक होती है ना, जब इतना आसानी से आंसर आ रहा है तो हम क्वाड्रेटिक से क्यों सॉल्व करेंगे यार? ठीक है। यस सर। सर नहीं तो आंसर हाँ बेटा, पहले इक्वेशन लिखवा दो मुझे एक बार। 2v1 प्लस 3v2 इक्वल टू इक्वल्स टू 0. 0. 0। हाँ ये हुई ना बात, ये बिल्कुल सही लिखा है। और फिर मैं लिखूं v2 माइनस v1 इक्वल टू 10. 10. 10 है ना। उसके बाद मैं 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूँ, ये किया होगा आपने। यस सर। तो 5v2 इक्वल टू 20 आया, 20. यस v2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। v2 इक्वल टू 4 होते ही v1 कितना हो जाएगा? -6 है ना। ये आंसर आ गया। कर लो। यस सर यही है. हाँ तो इसमें एक काम कर लेना है ना, ऐसे ही मतलब है ना, स्कूल में सर पढ़ाते हैं, मैम पढ़ाती हैं, कौन पढ़ाता है? सर फिजिक्स हमारे सर पढ़ाते हैं। सर पढ़ाते हैं। किसी के मैम पढ़ाती हैं? मेरी। हाँ तो मैम क्या है, जनरली मान जाती है, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ ये बात है ना। सर थोड़े ढीठ होते हैं, नहीं मानते। फिर भी मैं कह रहा हूँ एक बार ट्राई कर लेना कि उनसे कहना कि भाई देखो ऐसा हमें ना एक मेथड ये बताया है, क्वेश्चन ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला, क्या हम इसको लेके सॉल्व करें तो मान जाओगे आप? ऐसे पूछ लेना। अगर वो कहें कि हाँ मान जाते हैं तो ऐसे कर लेना, नहीं तो फिर वो जैसे वो कह रहे हैं वैसे कर लो। उसमें तो मार्क्स लाने ही है ना मतलब। हाँ जहाँ जेई की बात है ना, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ सॉल्व करने हैं, इस ये मेथड यूज़ करना है। इनफैक्ट जो मैं अगला मेथड बताऊंगा वो इससे भी सिंपल है ना, अगर आ जाए समझ में तो फिर वो ही करना है यूज़, है ना। बट फिलहाल के लिए ये सॉल्व करना आ गया सबको? यस सर. Yes, sir. प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हालांकि अभी बहुत, है ना। तो इसी का एक ऑल्टरनेट मेथड जो है वो लिख लेते हैं। ऑल्टरनेट तो क्या है, मतलब इसी को थोड़ा और स्मार्टली सॉल्व करने का तरीका है। मैं यही वाला एग्जांपल लेता हूँ बेटा, देखो ये जो 2 और 3 वाला एग्जांपल लिया है ना मैंने, ये 2 है ये 3 है, ये चल रहा है कितने से? 6 से लिखा ना हमने, 6 और 4 है ना, ये 6 है ये 4 है। अब जो मैं कह रहा हूँ हाँ में हाँ मिलानी है, ठीक है ना। सबसे पहले देखो इनकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 10 है, हाँ बोलो। हाँ. Yes, sir. हाँ में हाँ मिलानी है, कोई करना कुछ नहीं है। देखो ये टकराने के बाद v1 से इधर जा रहा है, तो ये टकराने के बाद v1 भी क्यों लिख रहे हैं हम, तो सिर्फ v लिख रहे हैं। ये टकराने के बाद v से इधर जा रहा है, तो ये v प्लस 10 से इधर जाएगा, 10 से, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी क्या होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। तो ये v लिखा है, ये v प्लस 10 क्यों लिखा है, बात समझ में आ रही है सबको? हाँ. यस सर। नहीं मतलब अब जबरदस्ती हाँ मत बोलो, आ गई है तो हाँ बोलो, नहीं तो मैं दोबारा समझाऊं। Sir. यस सर. हैं एक बार और समझाऊं कि समझ गए? देखो अप्रोच 10 है, ये बात समझ गए, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज 10। Yes, sir. और हमने इसकी वेलोसिटी को क्या मान लिया बेटा, इसकी वेलोसिटी को क्या मान लिया? v। Yes, sir. तो इससे सेपरेट होने के लिए उसको इससे दूर भागना पड़ेगा ना, कितनी स्पीड से? v प्लस 10 से। देखो इनकी रिलेटिव स्पीड अभी भी 10 आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो रिलेटिव स्पीड जानते हो ना, यस सर। तो 10 आ रही है। अच्छा ये लिखने के बाद अब मैंने इक्वेशन क्या लिखी? सिस्टम का मोमेंटम 0 है, आप ही ने बताया था मुझे पिछली बार, मोमेंटम 0 है। देखो तो मैंने लिखा 2v प्लस 3v प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया? 5v इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा? 30। तो v इक्वल टू -6 आ गया। आया कि नहीं आया? और अगर ये Yes, sir. -6 है तो ये अपने आप +4 हो गया। देखो यस सर। एक बार और कर लें ये काम, एक और क्वेश्चन में। सर मतलब हमने V1 हाँ। और V2 को खत्म कर दिया. हमने v1 v2 का चक्कर ही खत्म किया। हमने कहा अगर एक v है तो दूसरा v प्लस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। सही है यस सर. ये बात तो फिर सर हम दूसरे मेथड से सॉल्व क्यों करते हैं, अगर इससे इतना
ये देखो ऐसा होता है ना, देखो टाइम भी तो पास करना होता है, नहीं तो लगेगा पढ़ाते ही नहीं है, ये तो पहली बार में सही बता देते हैं। सही बात है नहीं है? यस सर। है ना? अच्छा, इसका एक सीरियस कारण भी है। कई बार क्या होता है, देखो हमें एक से ज्यादा तरीके आने चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ताकि कभी हम एक में अटक भी जाएं तो दूसरा भी होना चाहिए हमारे पास ना। सही बात। यस सर। फिर एक और कारण है, कई कई बार क्या होता है, अगर हम मेथड्स को बहुत ज़्यादा डायरेक्ट बना दें, ये बात समझ रहे हो ना, कि उनसे आंसर तो बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन जो पीछे की अंडरलाइंग फिजिक्स है वो कई बार उसमें डिस्कस ही नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसलिए कई बार हम लंबा मेथड पहले डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट जो उसके पीछे की फिजिक्स है वो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद हम लोग एक ऐसा मेथड डेवलप कर लेते हैं जो आंसर जल्दी लेकर आता हो। तो उससे क्या होता है, हमारा वो ओवरऑल डेवलपमेंट जो है फिजिक्स का ना, समझ में भी आ रहा है और आंसर भी जल्दी ले आते हैं। वो दोनों बातें उससे सेटिस्फाई हो जाती हैं। ठीक है ना? कई बार आपको ऐसा लगेगा, देखो कि है ना, मैं आपको फाइनली एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। फिर आपको लगेगा यार ये पहले ही बता देते, इतनी लंबी कहानी क्यों झेली हमने, है ना? लेकिन उस कहानी झेलने का फायदा इतना है कि उसके पीछे फिजिक्स समझ में आ जाती है। करें, दूसरा करते हैं। देखो इस बार क्या कर लेते हैं, ये 1 kg लेते हैं, यहाँ पे 5 kg ले लेते हैं, इसको चला देते हैं 10 से, है ना, और इसको चला देते हैं, कितने से चलाएं इसको, 1 से चला देते हैं, 1 मीटर पर सेकंड से। इनकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताओ बेटा कितनी है? 11 11 है। 11। तो अगर ये v से जाएगा तो ये v+11 से जाएगा, मानते हो? यस सर। अच्छा, सिस्टम का मोमेंटम कितना बेटा, एक बार ये बता दो मुझे, मोमेंटम कितना है सिस्टम का? सर 5। 5, वेरी गुड। तो हमने कहा v+5 टाइम्स v+11 इक्वल टू 5, सही है? तो 6v आ गया मेरे पास, और यहाँ 55 आएगा जो उधर चला जाएगा, तो -55 + 5 कितना हुआ? 49 नहीं 50, 40 क्या बोल रहा हूँ, -55 -50 है ना? तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -25/3, सही है? यस सर। अच्छा, और इसमें 11 जोड़ देंगे तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम कहेंगे ये तो चला गया 25/3 से इधर, है ना? यस सर। और वो कितना हो गया? वो हो गया 33, 25, 8/3, 8/3 से इधर चला गया। चेक कर लो एक बार। यस सर। सही है ना? तो ऑब्वियसली ये वाला मेथड इजियर है कि नहीं है? ठीक। अब इसमें होता क्या है कि अगर आप ये वाला मेथड टीचर के पास लेके जाओगे ना, स्कूल वाले टीचर के पास, और इस पे नेगोशिएट करने लगोगे क्या हम ऐसे सॉल्व कर लें, तो चांसेस ये हैं, है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हमेशा होता है, चांसेस ये हैं कि स्कूल के टीचर को ये समझ में नहीं आता कि ये क्या बकवास हो रही है ना? और फिर वो क्या करेंगे, अपने आप को डिफेंड करने के लिए कह देंगे नहीं नहीं ये सब अलाउड नहीं है, जैसा हमने बताया वैसे करो। तो अगर नेगोशिएट करना है तो पिछले वाले मेथड पे कर लो जाके, कि क्या उससे कर सकते हैं। ठीक है, करके देख लेना, मतलब अगर मान जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी से हम भी एक आध क्वेश्चन कर लेंगे, तो वो भी करना आ जाएगा। जैसे अभी मान लो हम इसी को काइनेटिक एनर्जी से कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ v1 v2 लिखना पड़ता हमें, तो इक्वेशन देखो कितनी खतरनाक बनती है हमारे पास। हम पहले तो लिखते v1 + 5v2 इक्वल टू, मोमेंटम कितना हुआ 5, ये वाली इक्वेशन तो सबको पता है। फिर हम लिखते ½ × 1 × v1² + ½ × 5 × v2² इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितनी? ये काइनेटिक एनर्जी पहले थी ½ × 1 × 10 का स्क्वायर, और ये काइनेटिक एनर्जी थी ½ × 5 × 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 10² 100/2 50, और ये हो गया 5/2 2.5। 50 + 2.5 कितना हो जाता है? 62.5। अब करते रहो इसको सॉल्व, इसको, है ना, यानी यहाँ से v1 रिप्लेस करते इसमें और क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आंसर लाते। ठीक है जी, तो फिर वो लंबा काम है, तो इसलिए एक बार पूछ लेना, है ना। करके देखें एक क्वेश्चन, अब इससे करोगे ये वाले मेथड से जो मैंने बताया, ये वाला? यस यस सर। सर। चलो यार इससे करते हैं।
तो इधर लेते हैं 2, इधर लेते हैं 4, ये चल के आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, और ये चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, ठीक है जी। और टक्कर हुई इनकी, और इसके बाद आपको बताना है इक्वेशन वगैरह सॉल्व करके v1 v2 कितना है ना। तो सबसे पहले अगर मैं इसको v लिखूंगा तो इसे क्या लिखूंगा ये बता दो। सर v plus V 2 plus v 2 plus 4 v+2 बेटा, v+2 ये समझ लो यार एक बार अच्छे से, है ना। जो भी 4 कह रहे थे, मुझे ना आवाज से पहचान में तो नहीं आया कौन कह रहे थे, लेकिन बेटा 4 सर मैं कौन, सर भूमिका। तो भूमिका ये बताओ 4 क्यों कह रहे हो बेटा, है ना। पिछली बार तक 4 ठीक था, जब एरो दोनों आमने सामने थे ना तो 4 बिल्कुल सही था। अभी 2 क्यों है, एक बार ये क्लियर कर लो एक बार। ओ सर 2 ही होगा। हाँ 3 तो minus 1 ओके हाँ, ओके। है ना। जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब ऑपोजिट में होते हैं तो ऐड कर लेते हैं। लॉजिक क्लियर है ना। यस सर। तो क्या लिखूं, इक्वेशन क्या लिखूं बोलो। ये हो गया 2v, ये हो गया 4 टाइम्स v+2 इक्वल टू, मोमेंटम में क्या लिखूं बेटा, यहाँ मिला के क्या लिखूं, 10 10। वेरी गुड, है ना। तो ये हो जाएगा। तो अब मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, 6v + 8 इक्वल टू 10। तो 6v इक्वल टू -2, तो v इक्वल टू -1/3, ऐसा हो जाएगा। सर +2 होगा ना। सर 2 +2, होगा यस ओ सर। सॉरी बेटा, यहाँ पे 2 आएगा तो ये +1/3 हो जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। तो मैं यहाँ पे 1/3 लिख दूँ, 1/3 से इधर जा रहा है ये, और अगर ये 1/3 से इधर जा रहा है तो 1/3 + 2 कितना हुआ, 7/3, 7/3 हो गया, इधर जा रहा है। कर लोगे, यस सर। है ना। तो मेथड बहुत ही सिंपल है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है ना, कि आप मोमेंटम सही से देखो, प्लस माइनस का ध्यान रखो, है ना, और सॉल्व करोगे मन लगा के तो हो ही जाता है। एक बार इन इलास्टिक का एग्जांपल ले लें, परफेक्टली इन इलास्टिक का, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन सॉल्व करना सबसे आसान होता है, क्यों, उसमें क्या हुआ, टकराने के बाद दोनों बॉडीज जो है वो अलग ही नहीं हुई, यानी कि एक कंबाइंड मास बन गया हमारे पास। तो ये चला u1 से, ये चला u2 से, ये था m1, ये था m2, और अब कितना मास है हमारे पास, m1 + m2, इसकी वेलोसिटी को v कह देते हैं। तो हमारे पास m1 + m2v इक्वल टू कितना है, m1u1 + m2u2 के बराबर है। सॉल्व कर लेंगे, एक ही बार सॉल्व करना है इसको तो बस, है ना, कोई दूसरा वेरिएबल है ही नहीं इसमें। कर सकते हैं। यस सर। प्लस माइनस का ध्यान रखोगे इसमें भी, अगर ये सामने से आ रहा होता तो इसका मोमेंटम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। करके देख लेते हैं। एक 4 kg का पार्टिकल 1 मीटर पर सेकंड से चल के आया, उधर से एक 1 kg का पार्टिकल है जो लेट से 2 मीटर पर सेकंड से चल के आया, दोनों आपस में टकरा गए, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। वेलोसिटी जो कॉमन आएगी वो बता दो कितनी आएगी। टू बाय 5 प्लस या माइनस, प्लस प्लस। तो वेलोसिटी इज 2/5। किसी का नहीं आया है आंसर तो कह देना कि भाई मेरा नहीं आया, बताऊंगा मैं। सबका आ गया। यस सर। किसी का नहीं आया तो पूछ सकते हैं। कोई भी। ठीक है, तो इसमें ये देख लेना कि अगर मान लो ये ऐसा होता कि उधर से 4 आ रहा होता, इसी तरीके से ये 4 1 से चलता हुआ, और 2 इधर से आ रहा होता, तो यही आंसर नेगेटिव आता कि नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि
जो ओवरऑल मोमेंटम है हमारा वो जिस डायरेक्शन में है, यानी इस वक्त हमारा ओवरऑल मोमेंटम जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ है, तो कंबाइंड मास राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा। अगर ये इधर से आ रहा होता 4 और 1 इधर से आ रहा होता, तो कंबाइंड मोमेंटम जो होता हमारा वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता, नेगेटिव होता, तो कंबाइंड मास भी किधर जाएगा टकराने के बाद? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है सबको? यस सर। Yes, sir. है ना? तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं यार, कुछ होता नहीं है इसमें, है ना। इसका एक होमवर्क मैं आपको देता हूँ, है ना, और सोच समझ के मुझे बताना फिर। एक m मास है, फिर एक 2m मास है, फिर एक m मास है। एक बार देख लो अच्छे से, ये तीनों एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे रखे हुए हैं। आपने m को u वेलोसिटी देके 2m की तरफ भेजा। मैं इनको ABC नाम देता हूँ, ABC। a को आपने u वेलोसिटी देके, u है ये, 4 नहीं है, u है, u वेलोसिटी देके 2m की तरफ भेजा। m और 2m के बीच का कोलिजन जो हुआ वो हुआ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक। उसके बाद 2m जाके m से टकराया और ये वाला कोलिजन जो हुआ ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। 2m और m के टकराने से जो कंबाइंड मास बना, ध्यान देना, जो कंबाइंड मास बना वो चलता हुआ पाया गया 4 मीटर पर सेकेंड से, 4 मीटर पर सेकेंड से चलता हुआ पाया गया। आपको बताना है u की वैल्यू क्या थी, u की वैल्यू क्या थी। मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? सर कंबाइंड मास सिर्फ 2 ब्लॉक का है। हाँ बेटा देखो ना, इनका तो कोलिजन इलास्टिक है, तो ये तो चिपकेंगे नहीं आपस में। अच्छा यस सर, यस सर, वो जाके जब 2m m को टक्कर मारेगा तो आपस में चिपक जाएंगे, ठीक है ना। यस सर। और ओके वो सर, कंबाइंड मास कितने से चला? 4 मीटर पर 4 सेकंड। मीटर पर सेकंड से। ये क्वेश्चन है, तो आपको बताना है जो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ u हमने ली है वो क्या होनी चाहिए। कर लोगे? कितनी देर में एक्सपेक्ट करूं आपके आंसर आ जाएंगे? आधा घंटा, 1 घंटा? जब भी टाइम मिले एक बार करके, है ना, ग्रुप में मैसेज डाल देना, है ना। कर लोगे भाई? यस सर। ठीक है, तो संडे की क्लास में एक काम करते हैं हम लोग, इसके और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। 1-2 कॉन्सेप्ट बचे हैं कोलिजन के, वो डिस्कस करके ये हमारा चैप्टर डन हो जाएगा ना। ठीक है।